हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी टीचिंग प्रिपरेशंस में साथ ही साथ आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। हम जो हमारा ईवीएस का, हमारे एनवायरमेंटल साइंस का जो लास्ट ईयर के पेपर आए थे उसमें किस तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि सीटेट का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, 7 जुलाई को सीटेट का पेपर है। उसके साथ साथ आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हर एक सेक्शन में 15-15 मार्क्स आपके पेडागोजी के हैं। तो आज हम ईवीएस पेडागोजी के बारे में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जनवरी 2024 का ईवीएस का सेक्शन कराया था, तो उसको भी जाके देखिएगा। और आज हम कंपाइल्ड वे में चीजों को देखेंगे। और बस फाइनल रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस देखने से पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बच्चे इस सिंपल से क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो प्राइमरी एजुकेशन में वहां में जो प्राइमरी बच्चे होते हैं उनको 6 थीम से पढ़ाया जाता है। और जो 6 थीम है आपकी कौन सी, फैमिली फ्रेंड की, इसकी सब थीम्स क्या है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फैमिली फ्रेंड की सब थीम इनमें से कौन सी नहीं है, तो इस चीज पे ध्यान देखिएगा। देन फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये हमारी 6 थीम्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। A teacher wants to select synchronous communication with her students for teaching EVS. Which of the following will she choose? अब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, मतलब बच्चों से टीचर को क्या करना है, एट द सेम टाइम क्या करना है, कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक, तो कौन सी टेक्निक टीचर यूज करेगा? सबसे पहले देखिए ऑप्शन, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की बात करें तो उससे आप डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर पाओगे, एट द सेम टाइम आप बातचीत नहीं कर पाओगे, इससे आप बच्चा बाद में चीजें को देखेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल, तो इसमें भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पोस्ट से किसी तरीके से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो आपका ब्लॉग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी नहीं कह सकते हो आप। देन लास्ट ऑप्शन देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चों से कर लेना, ऑनलाइन चैट सेशन कर लेना बच्चों से, फोन कॉल कर लेना। तो ये सही तरीका जहां पे आप बच्चों से एट द सेम टाइम क्या कर सकोगे, कांटेक्ट कर सकोगे, कम्युनिकेट कर सकोगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, if theme travel रेलवे स्टेशन डिपिक्ट्स यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस, मतलब ट्रैवल रेलवे स्टेशन के थ्रू आप ट्रैवल वगैरह करते हो ट्रेन के थ्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द थीम फूड, मतलब आपको इससे रिलेटेड टर्म यू बताना है जो कि जो थीम है फूड को कंप्लीट करता हो। सबसे पहला देखिए, एग्रीकल्चर, फार्म, फॉरेस्ट, शॉपकीपर, फार्मर। तो शॉपकीपर, फार्मर, फॉरेस्ट, यहाँ पे आप फूड मतलब ऐसा नहीं है कि जो फूड जो हमारा थीम है उस चीज को आप पूरा करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर फार्म के बारे में होता है, तो जहाँ पे फार्मिंग होती है, डिफरेंट चीजें उगाई जाती है, तो वो क्या है, वो आपकी फूड को ही क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while teaching EVS, a teacher's statement questions which encourages the student to elaborate on an answer either on their own from the response of their peer। मतलब कि टीचर क्या कर रहा है, कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें बच्चों को इंकरेज कर रहा है कि बच्चे उसको इलाबरेट करें, उसका आंसर दें, और फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन एंड फ्रॉम द रेस्पॉन्स ऑफ पीयर, मतलब दूसरे दोस्तों को सुन के वो क्या करें, चीजों को समझ के आंसर दें। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहला देखिए प्रोबिंग है। सबसे पहला देखिए प्रोबिंग का मतलब ही यही होता है कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने पे मजबूर कर रहे हैं। बच्चा क्या कर रहा है, अपना दिमाग चला रहा है, चीजों को समझते हुए क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है, वो प्रोबिंग कहलाती है। कंडीशनिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर को इस तरीके से कर रहे हैं कि बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर से बच्चों को सिखा रहे हैं। देन चेनिंग, देन ट्रायल एंड एरर। चेनिंग एज इन की मतलब एक ही चीज एक चेन में दोहराते हुए करना, और ट्रायल एंड एरर गलती करके सीखना।
तो बेटा जो इस क्वेश्चन को जो जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, प्रोबिंग हो जाएगा। प्रोबिंग में यही चीज होती है कि हम यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, किसी चीज को इलाबरेट कर रहा है, बच्चों को इंकरेज करना कि अपना ओपिनियन दे, रेस्पॉन्स दूसरे को सुनते हुए एक क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हुए क्या करे, रेस्पॉन्स दे। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीता प्रिपेयर्स a unit plan to teach the theme family. Which of the following will be the title of her unit plan? मतलब अनीता ने यूनिट प्लान बनाया to teach the theme of family. तो इनमें से कौन सा ऐसा मतलब आप टाइटल सजेस्ट करोगे अनीता के यूनिट प्लान के लिए? फैमिलीज, माइग्रेटिंग फैमिलीज, टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, फैमिली, रिलेशनशिप विथ अ फैमिली, या फैमिली, relationship, gender role, occupation as a social cultural entity in changing time. तो बेटा जो राइट आपका आप के लिए मतलब थीम के लिए आप टाइटल जो सजेस्ट करोगे वो क्या हो जाएगा? फैमिली क्या है, क्योंकि फैमिली में रिलेशनशिप भी होते हैं, जेंडर रोल्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन से लोग बिलोंग करते हैं, एक सोसाइटिकल और एक कल्चरल एंटिटी भी होते हैं। मतलब टाइम रहते ये सारी चीजें कैसे चेंजिंग है, पर कैसे उस पर इफेक्ट डालती है फैमिली पे, ये सारी चीजें हम इस पे कंसिडर करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? फैमिली। फोर्थ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोएम इन प्राइमरी क्लास। बिल्कुल सही, छोटे बच्चों को स्टोरी और पोएम से समझाने का सही तरीका होता है टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। The most appropriate logic for her using stories and poem is true. अब जो शीतल है वो बार बार वो स्टोरीज पोएम का यूज कर रही है, तो क्यों ऐसा वो कर रही है वो चीज आपको बताना है। Complete the EVS syllabus as well as student have heard them before coming to school. एक EVS syllabus को complete करना ये मोटिव है, या encourage the student to write their own poem and story. बच्चों को encourage करना कि वो अपनी स्टोरीज और पोएम भी लिखें, मतलब अपनी चीजों को व्यक्त कर पाए, या टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर। बच्चों को ये अवेयर कराना कि बहुत लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, कल्चर में डाइवर्सिटी है। देन मेक द लेसन्स मोर इंटरेक्टिव, एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। तो बेटा जो राइट आंसर क्या होगा, सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट कराने के लिए काम नहीं होता है, लेकिन बच्चों को हम थिंक कराना हमारा काम है, बच्चों को इस चीज के बारे में ये अवेयर कराना कि लैंग्वेज में, कल्चर में डाइवर्सिटी, और इंटरेक्टिव सेशन बनाना। तो आप ये कह सकते हो BCD विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following option is a major objective of teaching EVS from class 1st to 5th? तो क्लास 1st to 5th में आप प्राइमरी क्लास में जो टीचिंग आप जो EVS का ऑब्जेक्टिव आपको बताना है कि क्या चीज है। एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, मतलब बच्चा जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होता है वो इंडिपेंडेंटली कर सके, या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्टडिंग साइंस एट द मिडिल लेवल, बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए तैयार करना, डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बच्चे के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से डेवलप करना, या हेल्पिंग लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। बेटा NEP 2020 भी ये कहते हैं कि जो हमारा जो लर्निंग है, जो बच्चों को सिखाने का तरीका है, हमें क्या करना है, उनकी लर्निंग को हमको क्या करना है, आउटसाइड द वर्ल्ड से लिंक करना है, ताकि बच्चा रियल लाइफ से रिलेट करके चीजों को समझ पाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, an EVS teacher demonstrate an experiment in the class which an egg sinks in a tumbler with water but floats upon adding salt to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give to student inquiry? मतलब कि एक टीचर ने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो एक ग्लास ऑफ वाटर है उसमें एग डालते हैं तो वो एग क्या होता है, सिंक कर जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो वो वाटर क्या होता है, फ्लोट कर जाता है। तो इस बच्चे जो क्वेरीज पूछेंगे उस टीचर को किस तरीके से वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे के ऐड बच्चों को बताना चाहिए, वो चीज बताना है। तो बेटा कोई भी चीज फ्लोट करेगी, सिंक करेगी, वो किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, तो अब ऑप्शन देखिए, अलाउ ईच स्टूडेंट टू कंक्लूड ऑन देयर ओन बाय एडिंग डिफरेंट आइटम्स इन वाटर, मतलब कि बच्चों को खुद से कंक्लूड करने देना बाय एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग इन द वाटर, या एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर, एग ने डेंसिटी ऑफ वाटर के थ्रू फ्लोट किया इस वजह से,
या यू विल लर्न द करेक्ट रीजन इन हायर क्लास, हायर क्लास में आप पढ़ोगे बच्चों को ये तर्क देना। या कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर, मतलब कि बच्चों को ये बोलना कि आप एक बार चीजों को करके देखिए और ऐड कीजिए सॉल्ट विद डिफरेंट अमाउंट को चेंज करते हुए ऑब्जर्व कीजिए कैसे क्या हो रहा है। तो जो सही तरीका है बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को हम प्रमोट करते हैं, तो बच्चों को सही तरीका क्या है, फोर्थ विल बी राइट आंसर, कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असर्शन रीजनिंग। असर्शन में देखिए, लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड टू बी ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल रिलेटिंग टू, मतलब कि जो हम ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ईवीएस पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रोसेस स्किल की तरफ, मतलब एक प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पहले ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें, क्लासिफाई करें, फिर अंडरस्टैंड करें, वो चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या होना चाहिए, रीजन देखिए तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। रीजन देखिए, थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल लर्निंग आउटकम ऑफ ईवीएस लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव, मतलब अगर हम प्रोसेस स्किल की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो लर्निंग आउटकम है, जो हम चाहते हैं कि बच्चा एट द एंड सीखे, वो चीज अच्छे से अचीव हो पाएगा। तो बेटा आप ये कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, an EVS teacher should lay emphasis on dash while preparing question paper for summative assessment, मतलब कि summative assessment है पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो टीचर को किस चीज पे एम्फेसिस करना चाहिए। सबसे पहला देखिए, लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्वेश्चन पेपर, क्या लेंथ रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन पेपर का। देन कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन पेपर, कंटेंट कवरेज क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है। टोटल मार्क्स एंड कंटेंट कवरेज, तो टोटल मार्क्स एंड कंटेंट कवरेज पे ध्यान देना। या लेंथ एंड टोटल मार्क्स ऑफ दी क्वेश्चन पेपर, लेंथ कितना होना चाहिए, टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए। तो बेटा ये चीज हमारा होना चाहिए, आपका टोटल मार्क्स नहीं होगा, ठीक, आपका लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। लेंथ कितना बड़ा आप पेपर कर रहे हो, नहीं, आप क्या कवर कर रहे हो अपने, कह सकते हो कि अपने ईवीएस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या कंटेंट कवर कर रहे हो, कितना, और क्या ऑब्जेक्टिव है आपके क्वेश्चन पेपर का, उस चीज को आपको ध्यान देना है। तो सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। तो लर्निंग आउटकम क्या चीज नहीं होगा, आपको नॉट वाली चीज बतानी है। ईवीएस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। अब पहला ऑप्शन देखिए, वॉइसेस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच, बच्चों का ये जो ओपिनियन जो डेवलप हुआ है, बच्चों से वो चीज पूछना, आपने बैड एंड गुड टच के बारे में बच्चों को बताया, उनसे ओपिनियन पूछना कि क्या चीज आपको समझ में आया है। ठीक, वॉइसेस ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस एंड रिलेट टू सोशल प्रैक्टिस, दैट बच्चों के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे आप बच्चों को ओपिनियन पूछ रहे हो, तो ये आपका लर्निंग आउटकम में ये भी आ जाएगा। देन ऑब्जर्व रूल्स इन फ्यू लोकल इंडोर एंड आउटडोर गेम, मतलब रूल्स को ऑब्जर्व करना, ये भी आपका लर्निंग आउटकम है, क्योंकि आपका मोटिव यही होता है बच्चों को आपको रियल लाइफ से रिलेट करा के सिखाना। एक आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम, तो ये नहीं चीज होगी कि बच्चों को डायरेक्शन बताना क्लासरूम, ये कोई लर्निंग आउटकम नहीं है। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, you have to select EVS textbook for your student of class 3rd to 5th. Which of the following criteria is most appropriate for this purpose? अब बच्चों के जो हमें क्या करना है, EVS टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना है, ठीक, फॉर द क्लास 3rd to 5th, जो हमारी 3rd to 5th क्लास है, तो कौन सा क्राइटेरिया आप सेलेक्ट करोगे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे। सबसे पहले देखिए, पिक्चर इन द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल, पिक्चर बिग होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और मेंटल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होनी चाहिए। ये टेक्स्ट बुक शुड बी इलस्ट्रेट एंड अपीलिंग टू स्टूडेंट, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया होना चाहिए, और अपीलिंग टू स्टूडेंट, तो पढ़ने में लग रहा होगा ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन सही हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, दी टेक्स्ट बुक शुड बी चॉइस ओरिएंटेड, मतलब बच्चा बीच में, बाकी सारी चीजें आपका चारों ओर घूमती है। देन डिवॉइड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप, डिवॉइड मतलब होता है बेटा कि मतलब उस चीज को एक्सेप्ट ना करना, इग्नोर करना, ठीक, किसी भी तरीके के स्टीरियोटाइप को प्रमोट ना करना। देन और डेरोगेटरी एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट और रिलीजन। डेरोगेटरी मतलब कि
आपको ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना रहती है उसको प्रमोट ना करना, उसको आप कह सकते हो कि ऐसी भावना ना रखना, ऐसे एटीट्यूड को वो चीज बढ़ावा ना देना कि आप डिस्क्रिमिनेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। हमारी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा क्रिटिकली सोच पाए अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, चाइल्ड एंड ओरिएंटेड हो, स्टेरियोटाइपिंग को प्रमोट ना करती हो, ऐसी चीज। फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, assertion reasoning again। स्टेटमेंट देखिए, एट द प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम इंस्टीड ऑफ टॉपिक। बिल्कुल सही, ईवीएस थीम पे डिपेंड करता है ना कि टॉपिक्स पे। थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट एज कंपेयर टू टॉपिक। जो थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग होती है वो इजी रहती है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी एज कंपेयर टू टॉपिक। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो आपका एट द प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम इंस्टीड ऑफ टॉपिक, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है कि इजी है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मीनिंगफुल एक तरीका देता है हमें थीम के से समझने का, कि ताकि हम अपनी रियल लाइफ में चीजों को देख समझ पाए, इस रिलेट करके सीख पाए। तो आप ये नहीं कह सकते हो। तो वो ये कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यू वॉन्ट टू इनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट ऑन ईवीएस। मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम बच्चों में क्या करना चाहते हैं? प्रमोट करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी? हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चा काम करके सीखे, वो चीज हमारी क्या होती है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती है। तो सबसे पहले देखिए, मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब। मैप को रीड करने बच्चों को सिखाना, तो वो चीज हैंड्स ऑन एक्टिविटी में नहीं आएगा। देन कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बच्चों को कहना कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन्स को कलेक्ट कीजिए, ये हो सकता है। देन डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, बच्चों को कहना कि ईवीएस किट को बनाना, जितने भी मटेरियल आपके सामने हैं उस चीज को रिलेट करके उस चीज को बनाना। या ड्रॉइंग पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये भी नहीं होगा। तो बेटा जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को डेवलप करा रहे हैं, बच्चों के अंदर, बच्चों को कह रहे हैं कि जो भी आपके सामने ईवीएस का मतलब जो भी मटेरियल दिख रहा है उससे आपको एक ईवीएस की किट बनानी है। इन्वायरमेंटल साइंस की जो भी चीज आप समझे हो, मान लो थीम्स ही आपने दे दिया कि थीम्स बनाइए, फूड, आपका फैमिली, ये सारी चीजें, तो वो चीज बनाना, तो वो आपका क्या है? हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जो कि क्लास में टीचर प्रमोट करता है कि बच्चा काम करके सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन किया जाता है। सबसे पहला देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये आपका फॉर्मेटिव है, बिल्कुल सही। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये आपका समेटिव है। असेसमेंट एज लर्निंग, बेटा ये भी आपका फॉर्मेटिव है। बच्चा खुद से चीजों को समझ रहा है कि वो क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ताकि वो फाइनल एग्जाम में वो गलती ना कर सके। अबाउट लर्निंग जैसी कोई चीज नहीं है। तो फिर आप ये कह सकते हो कि ए और सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन असर्शन रीजनिंग। फील्ड ट्रिप्स आर एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी इन ईवीएस। जो फील्ड ट्रिप है, बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना, वो एक इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज है ईवीएस में। तो बिल्कुल सही बात है। फील्ड ट्रिप से बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? चीजों को दिखा के, चीजों को समझा के, जो बच्चा क्लास में पढ़ा उस चीज को बाहर देख रहा है तो और अच्छी तरीके से समझ रहा है। देन फील्ड ट्रिप प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड प्लेसेस, मतलब कि मेमोराइजेशन वहां रटने वाली बात आ गई। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम? एक इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लास, इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है मिला हुआ। तो ऐसे मतलब आप किस तरीके से क्या प्लानिंग करे हुए? पहला ऑप्शन देखिए, कंबाइन टू और मोर सब्जेक्ट्स एरिया इनटू वन क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर टू और मोर सब्जेक्ट्स एरिया को कंबाइन करना। सेपरेट ऑल सब्जेक्ट इनटू डिफरेंट प्लान्स, मतलब सेपरेट कर देना। अरेंज सेपरेट टीचर फॉर द साइंस एंड सोशल साइंस, और अरेंज सेपरेट टीचर्स स्पेशलाइजिंग इन ईवीएस। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेटेड क्लासरूम करना है। तो हमें क्या करना है? कंबाइन करना है टू और मोर सब्जेक्ट्स एरिया इनटू वन क्लासरूम। नेक्स्ट देखिए,
Puneet gave his class fifth learner an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching the chapter on food. पुनीत wanted to, मतलब कि पुनीत ने बच्चों को क्या कहा है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या बना है, डायग्राम बना है, ताकि वो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फूड वो क्या करेंगे, एक एक जो होता है ना ब्रीफ, बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है उस चीज के बारे में समझ सके। तो यहाँ पे पुनीत क्या करना चाह रहा है, टेस्ट इफ लर्नर कुड मेक लेबल डायग्राम, कि बच्चे डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं। एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन निकालना कि जो लर्नर्स का आइडिया है अबाउट डाइजेशन वो क्या है, या आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स, या इवेलुएट लर्नर और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जो पुनीत है वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहता है कि जो लर्नर्स हैं जिनको वो बढ़ाने जा रहा है, सिखाने जा रहा है, वो क्या है, उनका जो डाइजेशन के अकॉर्डिंग आइडिया है उसके बारे में जज करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट माने क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन होता है, तो क्या चीज सही नहीं है। इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि क्वार्टरली हमेशा बार बार फॉर्मेटिव असेसमेंट रिपोर्ट किया जाता है। या इट हेल्प्स टीचर्स इन टीचिंग टाइमली एंड एक्शन फॉर एनहांसिंग लर्निंग। It helps to monitor student progress or any information on learning of child can help in formative assessment। मतलब कि अब फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स है तो ये रिपोर्ट कार्ड पे इसका वो नहीं होता है, क्विज लेके डिस्कशन करा के जीडी करा के आप क्या करते हो, बच्चों की चीजों को स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करते हो। तो नॉट वाला आपका किस में चल जाएगा, ये आपका क्या है, समेटिव वाला पार्ट है, रिपोर्ट कार्ड में क्वार्टरली मेंशन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Smita wanted to sensitize her learners about the gender disparity and stereotypes related to work. What should Smita choose to do in her class from following suggestions? सिंपल से जो स्मिता है वो क्या चाहती है कि जो बच्चे हैं वो जेंडर डिस्पैरिटी, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसके तरफ थोड़ा सा उनका जो एक सोच है वो सेंसिटिव रहे। ठीक, तो स्मिता को क्या करना चाहिए, क्या सजेशन मतलब आप दोगे। प्रेजेंट स्टूडेंट विद स्टीरियोटाइपिकल मॉडल, मतलब कि बच्चों को स्टीरियोटाइपिकल मॉडल प्रेजेंट करना चाहिए। शो फ्लैश कार्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क पे फ्लैश कार्ड दिखाना चाहिए। आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम डेली, मतलब बच्चों सिर्फ लड़कों को कहना चाहिए कि वो क्लास झाड़ू लगाएं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सिर्फ झाड़ू लगाती हैं। या इनवाइट अ मदर्स टू क्लास हु इज ऑटो ड्राइवर, मतलब कि माँ को बुलाना चाहिए जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटो ड्राइवर लड़के हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए मदर को, जो कि एक ऑटो ड्राइवर, जो स्टीरियोटाइपिंग वाली भावना रहती है कि लड़का ये करेगा लड़की ये करेगी, तो वो चीज खत्म करना है। नेक्स्ट देखिए, Smayan of class 5th usually does not do his given classwork. The best measure to address this situation could be, मतलब बच्चा क्या है, क्लास 5th का बच्चा है जो कि अपना काम नहीं कर पाता है, तो उस चीज के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए आप क्या तरीका दोगे एड्रेस करने के लिए इस चीज को। टॉक टू हिम टू फाइंड द डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लासरूम अकॉर्डिंगली, बच्चों से बात करना और डिफिकल्टी को फाइंड करना। मेक अनदर चाइल्ड टू हेल्प टू कंप्लीट हिज टास्क, बच्चों को मतलब दूसरे चाइल्ड को बोलना कि उसकी हेल्प करो ताकि वो टास्क कंप्लीट कर पाए। ये टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, मतलब बच्चों के पेरेंट्स से बात करना और काउंसिल करना। या गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपल वर्क, बच्चों को एक अल्टरनेटिव वर्क देना, एक सिंपल वर्क देना, ताकि बच्चे जो है वो अपना ध्यान से काम कर पाए। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे बच्चों से आपको बात करनी है, उनको एडजस्ट करना है, मतलब उनको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंगली वो क्लास वर्क को उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज को सॉल्व करते हुए ही आगे मूव करना है। तो ये बेस्ट तरीका है, बच्चों से पहले बात कीजिए, उसकी डिफिकल्टी कीजिए, फिर उस पर मेजर्स आप लगाइए। तो 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड a debate on the topic use of diesel vehicle in transportation should be prohibited, मतलब कि जो मुस्कान है उन्होंने डिबेट कंपटीशन रखा है एक तरीके से कि जो डीजल व्हीकल है उसको क्या करना चाहिए, एकदम बंद करना चाहिए उसका यूज। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिबेट, तो ये जो डिबेट ऑर्गेनाइज किया है उसका पर्पस क्या है।
शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ऑन द नीड ऑफ टू बैन डीजल व्हीकल कम्प्लीटली इन द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बच्चों को सेंसिटिव बिहेवियर उनका उनके उस प्रति करना कि जो डीजल व्हीकल वो बिल्कुल ही बैन हो जाए। या इट वुड बी हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट व्यूज एंड करेक्टिंग देम, बच्चों के व्यूज को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, बच्चा क्या सोचता है उसको करेक्ट करना। या शी वॉज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल, मतलब बच्चों को जो मॉडर्न व्हीकल है, जो ई व्हीकल्स आ रही है उसकी तरफ सेंसिटिव बिहेवियर करना बच्चे का। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू, बिल्कुल सही। डिबेट का मोटिव ये होता है कि हर बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, उस चीज को हम क्या कर सके, निकाल सके बच्चे के अंदर से, अप्रिशिएट कर सके कि हाँ उनकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो राइट आंसर विल बी। नेक्स्ट देखिए, मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प्स डेवलप, जो मैपिंग स्किल है वो बच्चों के अंदर क्या डेवलप करने को हेल्प करती है, स्किल्स ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, skills of predicting and calculating, recording skill, understanding of relative positions of places, मतलब जो मैपिंग स्किल है, बच्चा मैप को इजीली समझ पा रहा है, तो बच्चों के अंदर या ड्राइंग स्किल को प्रमोट करती है, या प्रेडिक्ट करना या कैलकुलेट करना क्या है डायमेंशंस, या रिकॉर्ड करना है स्किल्स को, या बच्चों रिलेटिवली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पोजीशंस जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है, प्लेस की पोजीशंस है, उस चीज को बच्चा किस तरीके से समझ रहा है, कितना अच्छे से समझ रहा है, कि आपकी मैपिंग स्किल्स इस चीज को हेल्प करती है डेवलप करने में बच्चे के अंदर। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, इंटीग्रेटेड नेचर मतलब आप कह सकते हो सारे थीम्स आपस में जुड़े हुए हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। तो ये आप कह सकते हो कि ये किस चीज में हेल्प करता है आपका, रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक, बच्चों का करिकुलम लोड को आपका कम करना और स्पेसिफिक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, मतलब बच्चों के करिकुलम लोड को क्या करना, रिड्यूस करना, बच्चों को हेल्प करना कि बच्चा मीनिंगफुली पढ़े। या फॉलो चाइल्ड सेंटर अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब चाइल्ड सेंटर अप्रोच तो सही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, बच्चा पागल हो जाएगा। लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइडेड, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे बच्चा सीखे, और डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन से सीखे। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेटेड नेचर का मतलब ये होता है बच्चे का करिकुलम लोड को क्या करना है, कम करना है, और बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ लेके जाना है, मीनिंग मेकिंग लर्निंग की तरफ लेके जाना है, कि वो जो देख रहा है, सीख रहा है, उसको समझ भी रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a broad indicator of EVS assessment? EVS assessment का कौन सा broad indicator नहीं है? अभी EVS assessment का क्या मतलब, बच्चों के अंदर जो critical thinking है अबाउट, कह सकते हो जस्टिस, इक्वालिटी, कॉपरेशन, एक साथ मिलजुल के काम करना, ये आपके क्या है, EVS इंडिकेटर आपका है। तो कॉपरेशन आ जाएगा, कंसर्न फॉर जस्टिस आ जाएगा, कंसर्न और इक्वालिटी, लेकिन कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है बेटा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉन्सेप्ट्स का, टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट। तो आपका ये ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, with over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? मतलब 50 बच्चों की क्लास है, यहाँ पे वानी क्या करना चाहती है, इंगेज देम इन एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। इस चीज में वानी क्या मतलब ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहती है कि बच्चे का जो सेंसेस हैं वो मतलब बच्चे के लर्निंग क्या हो, इनहांस हो। तो ऐसी एक्टिविटीज विल बी सुटेबल फॉर द पर्पस, अब आपको बताना है। इनवाइटिंग रिसोर्सेज पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर स्किल, बच्चों को मतलब इनवाइट करना था कि अपनी स्किल्स के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। इनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में इनकरेज करना। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रेलिवेंट मटेरियल, मतलब स्मार्ट क्लासरूम का यूज करना। या ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेस, मतलब एक नियर बाय प्लेस पे ऑर्गेनाइज करना फील्ड ट्रिप को, ताकि बच्चे चीजों को समझ पाए। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेसेस। बच्चा क्या करेगा, चीजों को देख के समझ के उसकी इनहांस क्या हो जाएगी, लर्निंग इनहांस हो जाएगी। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए,
Why does इकरा encourage her learners to read newspaper and magazine in EVS? मतलब इकरा क्या करती है, बच्चों को encourage करती है कि वो न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन्स पढ़े, तो इससे क्या होगा? These are entertaining resources available, एक entertaining resources हैं. These help learner to engage with real world से relate करने में help करता है. या these helps to become independent, ये independent बनाने में help करता है या कॉम्पिटेटिव में. तो बेटा ये चीज हमेशा हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कराती है कि रियल वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही हैं, उस चीज से हमें क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं चीजों को. तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चनिंग एज एन स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग, ईवीएस इज यूज्ड फॉर. जो क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी है, बच्चों से क्वेश्चन करना इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर हम ईवीएस में इस चीज को इस्तेमाल करते हो तो इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनता है, बच्चों का टेंशन, प्रोमोटिंग एडहेरेंस टू रूल, मतलब कि एक बच्चों को क्या करना, एक रूल की तरफ समझाना, रूल को फॉलो करने की तरफ लेके जाना, या अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन द क्लासरूम. तो क्वेश्चंस करने से बच्चे के अंदर इसका आंसर क्या होगा, वो क्यूरियोसिटी जागती है कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा. इस तरीके से आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके अंदर भी ये होता है कि अगर आपको चीजें नहीं पता थी तो इसका आंसर होगा क्या. ठीक, तो ये चीज बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है इन द क्लासरूम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which of the following is one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus? अब EVS syllabus 6 theme मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था. फैमिली थी, ठीक, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक डू. ठीक, अब यहाँ पे मटेरियल जैसी कोई थीम नहीं होती है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, हाउ थिंग्स वर्क नहीं है, थिंग्स वी मेक डू विल बी राइट करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए. विच ऑफ द करिकुलम एनसीएफ रिकमेंडेड EVS studies to be taught as an integrated curriculum area at the primary level? कौन से NCF ने आपका बताया है कि EVS जो है that should be taught in as an integrated curriculum at the primary level? तो बेटा वो NCF कौन सा है आपका, NCF 1975 आपका NCF है. टोटल NCF कितने आ चुके हैं, अगर हम 2000 आपका ये 22 की बात ना करें तो हमारे टोटल NCF कितने हैं, 4 हैं. ठीक, तो हमारा जो NCF है जो रिकमेंड करता है EVS को एक इंटीग्रेटेड वे में प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाहिए, वो हमारा क्या है, 1975 है. नेक्स्ट देखिए. सुषमा wants a student to be sensitized for conservation of trees. Which of the following is the most suitable strategy to do so? मतलब कि जो टीचर है वो चाहता है बच्चे क्या हो, एक सेंसिटिव बिहेवियर उनका ट्रीज की तरफ, नेचर की तरफ हो. उस चीज के लिए बच्चे के अंदर वो चीज प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या चीज करनी चाहिए. पहला ऑप्शन देखिए, कंडक्टिंग अ डिबेट इन क्लासरूम, बच्चों के डिबेट का अरेंजमेंट करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए, पोस्टर बनवाना चाहिए, या चिल्ड्रंस को कहना चाहिए कि एक प्लांट को अडॉप्ट करें और उसको नर्चर करें, उसका ध्यान रखें, उसको समझे. तो आपका क्या हो जाएगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को हमेशा प्रमोट करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा. यहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चों को कहना है कि बच्चे क्या करें, अडॉप्ट करें प्लांट्स को, नर्चर करें प्लांट को, तो राइट आंसर विल बी 4. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Abhay asked his student to do survey in group on disease that people in their neighborhood suffer from. Ignorant. J. The survey is not mentioned in the textbook. Which option is not relevant for this teaching learning strategy? अब इसमें आपको ये बताना है कि जो अभय है उसने अपने स्टूडेंट को कहा कि वो सर्वे करके आए ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि डिसीज के बारे में, कि जो भी उनके नेबरहुड में सफर कर रहे हैं वो लोग. दो ये सर्वे ऐसा कुछ करना किसी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन रेलिवेंट नहीं रहेगा फॉर द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी. अब ऑप्शन देखिए. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, इंटरेक्ट करना कम्युनिटी से. टू हेल्प द चिल्ड्रन कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ, ये भी बात बिल्कुल सही है. इट एनेबल्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डाटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर, बच्चों को ये समझाना कि डाटा हैंडलिंग कैसे की जाती है और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जा सकता है. इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिसीज दैट दे सफर फ्रॉम, मतलब कि ये हेल्प करना कम्युनिटी
जो भी डिसीज वो क्या कर रही है, सफर कर रही है, उस चीज को मतलब कम्युनिटी की हेल्प करना, इस चीज को समझना। तो बेटा ये जो ये टास्क दिया है आपके टीचर ने, वो आपको अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट कम्युनिटी को प्रोवाइड करता है, रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, डाटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर को समझाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप कम्युनिटी की हेल्प करो, ये कोई मोटिव नहीं रहता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, to talk about emergency situation, Priya asked children experience when they faced any emergencies. Children narrated their experience with fire, electric shock, and road accident. She asked questions, assessed their existing understanding, and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisement from newspaper, and also used LPG and electric bills to discuss safety guidelines on fire and electric shock, irrespectively, which is the most appropriate approach that Priya employed. अब प्रिया क्या कर रही है, वो बच्चों को मतलब इन शॉर्ट ये पूरी कहानी में ही है कि जो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, बच्चों को उस चीज के बारे में पता है कि नहीं पता है, सेफ्टी मेजर्स क्या रहेंगे अगर, और कहाँ कहाँ से उनको क्या क्या चीज करनी चाहिए। तो ये पूरा आपका कह सकते हैं अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला कॉग्निटिव, रिलेटेड टू माइंड, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक, इंक्वायरी बेस्ड, इंक्वायरी एज एन आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक, आंसर मिला, चीजों को समझाना, वो आपका इंक्वायरी है। ह्यूमनिस्टिक जो एक मानवता वाली भाव होती है। तो बेटे ये टोटल आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये पूरा पूरा इंक्वायरी अप्रोच है। क्यों? यहाँ पे पहले आपने बच्चों से क्या पूछा, क्वेश्चंस पूछा रिलेटेड टू इमरजेंसीज, उनसे उनको एसेस किया कि उनकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग क्या है अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, फिर उसके बाद बच्चों को चीजों को समझाया। तो ये क्या है, इंक्वायरी अप्रोच है। पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछा, चीजों को समझा, फिर उसके बाद उनको क्या किया, समझाया। तो ये आपका थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स बिकॉज। अब कम्युनिटी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है, क्यों? इट इज इनएक्सपेंसिव एंड एक्सेसिबल। इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। एल्डरली पीपल आर वाइज एंड हैव टाइम, मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास टाइम रहता है। इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है विथ रियल वर्ल्ड। और वन कैन एक्सेप्ट ऑल नॉलेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली, मतलब जो भी कम्युनिटी ने हमें बताया है वो नॉलेज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो बेटा ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग विथ रियल वर्ल्ड। तो राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट इम्प्लाइज, मतलब कि ईवीएस में जो लिंक करते हैं क्लासरूम लर्निंग को विद आउटसाइड वर्ल्ड, इससे क्या होता है, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू द ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज एंड कंसर्न, टेक्स्ट बुक को लिंक करना विद द ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज एंड कंसर्न, होल स्कूल अप्रोच, या गोइंग बियॉन्ड करिकुलम। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करना है, इनरिचिंग इट इम्प्लाइज, मतलब कि हमें बच्चों को बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक चीजों को लेके जाना है, सिर्फ रटाना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें बियॉन्ड टेक्स्ट बुक बच्चों को लेके जाना है, चीजों को रटाना नहीं, बच्चों को समझाना है, विथ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस हमको लेके जाना है बच्चों को। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्लास थर्ड स्टूडेंट Rama taught that a father, mother, and their children constitute nuclear family, and if the grandparents and other relatives stay along, then it is extended family. फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, फैमिली की थीम है। यहाँ पे क्या है, अगर माँ बाप बच्चा रहता है तो वो आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली है। और अगर हम बात करें एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, तो जब ग्रैंड पेरेंट जोड़े जाते हैं वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। तो इस चीज के बारे में क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, क्या आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, ये चीज आपको बताना है। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज इनकरेक्ट, डेफिनेशन ऑफ फैमिली क्या है, इनकरेक्ट है। रामा इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स हर स्टूडेंट, मतलब कि वो इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स हर स्टूडेंट। टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, कोई टीचिंग लर्निंग अप्रोच नहीं है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो रमा है वो बच्चों को एज इट इज ऐसे ही बता रही है, कोई टीचिंग लर्निंग अप्रोच नहीं है। यहाँ पे
कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक लिंक कर रही है, ठीक। या कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट, लाइक मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कोई टीचिंग लर्निंग अप्रोच नहीं कि बच्चों को सिखा रहे हैं, मतलब बच्चों को इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, टीच कर रहे हो, कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो बच्चों को बाई ये चीज को समझाते हुए, बच्चों के रियल लाइफ से, रियल सिचुएशन से समझाते हुए। तो राइट आंसर इसका अप्रोप्रिएटली क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is are activities in EVS classroom? क्या चीज एक्टिविटी EVS क्लासरूम में होनी चाहिए, पिक्चर रीडिंग होनी चाहिए, फील्ड विजिट होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का यूज होना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें सभी तरीकों से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पिक्चर रीडिंग से, फील्ड विजिट से, ब्लैक बोर्ड से। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, environmental studies curriculum may leads to holistic learning of the children if it is। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम बच्चों को मतलब चारों तरफ से हर तरीके से बच्चों को समझने की, मतलब बच्चों के विकास की हम बात करते हैं, ठीक। अब जो होलिस्टिक अगर हम लर्निंग की बात करें तो ये चीज क्या चीज इंक्लूड करती है, इंटीग्रेटेड, भाई मिला हुआ, कंबाइन करके, बिल्कुल सही। इंक्लूसिव, हर एक चीज को इंक्लूड करना, ठीक। एंड थीमेटिक, थीमेटिक मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू सब्जेक्ट, चीजों को समझाना, दैट इज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट। ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, थीमेटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विल बी राइट अंडर। ये हमारे अंदर एक होलिस्टिक लर्निंग को डेवलप करता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट, EVS टेक्स्ट बुक हैज अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज्ड। अब ये पेडागोजी चार्मर वाला क्वेश्चन है, आप पेडागोजी से नहीं इसको कनेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ गया है, इसको फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इलीगल एक्ट। स्नेक चार्मर के बारे में सबने पढ़ा होगा। फॉर स्नेक चार्मर एज चिल्ड्रन डू नॉट सी देम ऑफन दीज डेज। स्नेक चार्मर को नहीं देखा जाता है, एक इलीगल एक्ट है। या द स्नेक चार्मर may not harm snake and they need to be provided with alternative before depriving them for their livelihoods, that animals keeping in good source of livelihood। मतलब कि ये जो ऑप्शन होगा बेटा, ये आपका थर्ड वाला सही होगा। जो स्नेक चार्मर होते हैं वो स्नेक्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, उनके पास स्पेशल काइंड के, जो एक गाने वाली, जो बांसुरी बजाने वाली, जिसके थ्रू वो स्नेक जो होता है उनके पीछे पीछे चला जाता है, उनके लिवलीहुड्स, मतलब उनके लिविंग कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। जो मिड डे मील टाइम होता है उसके लिए क्या रेलिवेंट रहेगा, इट इज हैज नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग। नथिंग मतलब कोई टीचिंग लर्निंग से इस मिड डे मील का कोई भी लिंक नहीं है। इट इज गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर EVS टीचिंग लर्निंग, मतलब एक अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर EVS टीचिंग लर्निंग। इट इज द चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टोमक टू स्कूल। ये ऐसी चीज है जो बच्चों के, जो बच्चे एम्प्टी स्टोमक आते हैं, मतलब कि खाली पेट आते हैं, उनको प्रोवाइड कराना। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम फॉर टीचिंग, मतलब ये जो टाइम मिड डे मील का टाइम है वो एक प्रीशियस टाइम है जिसे हम वेस्ट करते हैं। तो बेटा आप ये कह सकते हो, ये मिड डे मील वाला जो टाइम है ये मोस्ट, इट इज गुड फॉर टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर EVS टीचिंग लर्निंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ ग्रुप मिल के, बच्चों के साथ कोऑपरेशन में, बच्चे एक दूसरे से साथ मिल के कोलैबोरेट करके खाते पीते हैं, वो उसमें उनके अंदर एक कोऑपरेटिव लर्निंग वाली जो भावना होती है वो उस चीज से डेवलप होती है। तो ये एक अच्छा तरीका है आपका टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What does learning without burden in the context of EVS imply? अब learning without burden किस चीज की बात की है, बैग का बर्डन हटाने की बात की है, जो कि किसने कही थी, आपकी यशपाल कमेटी ने के द्वारा कही गई थी, ठीक। तो इसी चीज को पूछ रहा है कि EVS में किस चीज को इम्प्लाई करता है, लेस वेटेज ऑफ स्कूल बैग, भाई स्कूल बैग का वेटेज कम करना, या लेस नंबर ऑफ चैप्टर इन EVS टेक्स्ट बुक, मतलब EVS टेक्स्ट बुक में कम चैप्टर करना, लोड ऑफ इनकम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड एंड द EVS करिकुलम नीड टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ। तो बेटा बैग के बर्डन कम करने के बाद ऐसा नहीं कि कॉपी किताब नहीं लाना है, हमें क्या करना है, जो चीजें यूजफुल नहीं है, मतलब कि जो चीज यूजफुल हो उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उतना ही हमको क्या करना है, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना। उनका जो इनकम्प्रीहेंशन नीड होता है उस चीज को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि कॉपी किताब हम हल्की कर लो, एक ही दो लेके आओ, नहीं, हमें क्या करना है, लोड ऑफ इनकम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन ईवीएस क्लासरूम? क्या पर्पस ईवीएस क्लासरूम में ग्रुप लर्निंग सर्व करती है? बॉयज एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली, दोनों लोग अलग अलग पढ़ सकते हैं। टू सेग्रीगेट, सेग्रीगेट वाली भावना गलत है। हाई परफॉर्मेंस एंड लो अचीवर, ये बात गलत हो गई। टू इनकनकेट वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर, एनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न, बिल्कुल सही। हमें यहाँ क्या करना है, बच्चों के अंदर कोऑपरेशन और वर्किंग टुगेदर वाली भावना लेके आनी है, ताकि हर एक बच्चा आपस में पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली लर्न कर सके चीजों को। तो थर्ड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 42 वुमेन आर वीकर देन मैन, ये तो बहुत सबसे बड़ा आप कह सकते हो मिथ है, कह सकते हो अंधविश्वास है कि वुमेन जो होती हैं वीकर होती हैं मेन से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ऐसा नहीं है, स्टीरियोटाइप नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है, ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। ठीक, लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और बल्कि उनसे बेहतर कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिए, ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम, वाटर, रिलेशनशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। तो बिल्कुल सही बात है, वाटर, वाटर, रिलेशनशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। तो ये रिलेशनशिप में फैमिली आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू चिल्ड्रन लाइफ, ये भी बात सही है। हम ये सारे जो थीम्स है ये बच्चों की लाइफ से रिलेट करके, बच्चे क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक चीज बच्चों की लाइफ से रिलेट किया गया है। तो वो आप ये कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर स्टेटमेंट आर ट्रू। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेशन रीजनिंग अगेन, द स्टेटमेंट पढ़िए, द थीम फैमिली एंड फ्रेंड इज अ मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल आर प्रेजेंटेड एज सब थीम्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि फैमिली फ्रेंड क्या है, आपकी थीम है, जिसके अंदर सब थीम में आपके एनिमल आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन देखिए, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू थीम्स। बिल्कुल सही, जो इंटरडिपेंडेंस है मतलब कि आप एक अकेला इंसान हर एक चीज, मतलब सभी चीज आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। ठीक, तो ये चीज हमारे इस थीम के थ्रू हाईलाइट की गई है। किसी भी एक चीज को अगर डिस्टर्ब करोगे तो कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है कि जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो हाईलाइट की गई है इस थीम के थ्रू। तो हमारा ये कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो राइट आंसर विल बी 1। तो बेटा ये रहे हमारे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। असर्शन रीजनिंग के थीम से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थीम्स अच्छे से याद कर लीजिएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, हम कोशिश करेंगे हिंदी का भी पेडागोजी इस तरीके से कंपाइल वे में कर लेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश का भी और मैथ्स का भी हम लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोग के लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगी और मुझे मोटिवेट कीजिए मैं सारी चीजें लेके आ पाऊँ। थैंक यू, और फाइनली यही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।